नमस्कार बच्चों। कल आपने नेक्स्ट टर्न पर आपको पाठ 11 पढ़ाया गया था। आज है पाठ 12 जिसका शीर्षक है चार्ल्स डार्विन। शीर्षक क्या है? चार्ल्स डार्विन। अब ये एक महान वैज्ञानिक रहे। इन्होंने खोज की है जिनका नाम अभी भी आता है। इनके बारे में सुन लीजिए। माता पिता का सपना था कि बेटा डॉक्टर। माता पिता इनके चाहते थे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन मैं खुद बनना नहीं चाहता था। ये कौन कहता? उसका बच्चा। क्योंकि बेटा मात्र 22 साल की उम्र में बीगल नामक जहाज से दुनिया की सैर करने निकला। जो बीगल नामक जहाज था तो चार्ल्स डार्विन जो पाठ 12 है उसमें ये महान वैज्ञानिक हुए। इन्होंने जीव विज्ञान के बारे में, जीवधारियों के बारे में अनेकों खोजें की। इनके माता पिता का सपना था कि बड़ा होकर मेरा बेटा डॉक्टर बने और मरीजों की सेवा करे, लेकिन इसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अर्थात इनका मन उस डॉक्टर की शिक्षा में लगकर इनका मन था कि देश भ्रमण किया जाए। देश भ्रमण करने से मुझे नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो इन्होंने क्या किया कि बेटा मात्र 22 साल की उम्र में बीगल नामक जहाज से दुनिया की सैर को निकल पड़ा। अर्थात उसने घर से निकल पड़ा और जहाज पर नौकरी कर ली। उस जहाज का नाम था बीगल। तो 22 वर्ष की उम्र में ये बीगल नामक जहाज पर यात्रा करने निकल। अर्थात वहाँ नौकरी की, जहाँ जहाँ जहाज जाता था वहाँ ये जाते थे। 5 साल तक जहाज में टिका रहा। अर्थात 5 साल तक इन्होंने जहाज में नौकरी की। तो जहाँ जहाँ जहाज से उतरा वहाँ के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पत्थरों, चट्टानों, कीट पतंगों आदि को जांचता परखता रहा। अर्थात जिस जिस देश में इनका जहाज गया वहाँ रुका एक आध दिन, तो ये वहाँ घूमते रहे। उन्होंने वहाँ के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मिट्टी और चट्टानों के बारे में तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त की। आज मान लो किसी द्वीप पर है, कल दूसरे द्वीप पर जाना, तो वहाँ मिट्टी और पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में बदलाव होगा। तो ये उतरते थे और वहाँ इन्हीं वस्तुओं की खोज करते थे और दुनिया को एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। इस प्रकार इन्होंने देश विदेशों में जाकर वहाँ की मिट्टी, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया और अध्ययन करके पश्चात उसमें शोध किया इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। इसके पश्चात इन्होंने संपूर्ण संसार को एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया, विकासवाद। जीव जंतुओं का, पौधों का विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में उन्होंने खोज की। अर्थात विकासवाद का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा है। पेड़ पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे उनकी वृद्धि होती है, कैसे वो अपने वंशों को फैलाते हैं, यानी बीजों का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण एक बीज का दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस प्रकार ही अपने वंश को फैलाते हैं। अर्थात एक ही जगह पर रहेंगे तो उनकी प्रजाति धीमे धीमे वहीं पर इकट्ठे होती है। लेकिन इन्होंने दिया कि पौधे किस प्रकार अपना विकास करते हैं, कैसे अपना विस्तार करते हैं। तो इस प्रकार जा जाकर उन्होंने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मिट्टी की संरचना को ज्ञात किया कि इस मिट्टी में अधिक उर्वरा शक्ति होती है, इसमें कम होती है, इसमें पौधे अधिक बढ़ते हैं, इसमें कम बढ़ते हैं। तो इस प्रकार
जब उन्होंने सिद्धांत निकाला तो एक क्रांतिकारी सिद्धांत दुनिया को दिया। उस सिद्धांत का नाम था विकासवाद, जो कि आपको कक्षा 10 में पढ़ाया जाएगा। यह सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। जो आधुनिक जीव विज्ञान जो आजकल चल रही है, ये सिद्धांत उसकी जड़ है। अर्थात पौधों का विकास कैसे हो, उसी के बारे में सबसे पहले बताया जाता है कि कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कैसे जमीन से बीज अंकुरित होते हैं और ये धीरे धीरे विकास करते हैं। तो आज चार्ल्स डार्विन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। क्या है? आज चार्ल्स डार्विन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। तो देखिए, माता पिता की इच्छा थी डॉक्टर बनने की, लेकिन उसे कुछ और मन नहीं था। आज वो चार्ल्स डार्विन मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। उसे वैज्ञानिक बनने की इच्छा थी, डॉक्टर बनने की नहीं। तो ये था उनके बारे में। अब देखिए, स्वयं चार्ल्स डार्विन कहते हैं, यानी चार्ल्स डार्विन अपने जन्म आदि के बारे में बता रहे हैं। मेरा जन्म 22 फरवरी 1809 को श्रूजबेरी में हुआ था। 22 फरवरी 1809 को श्रूजबेरी में हुआ था। छोटी बहन कैथरीन के मुकाबले मैं पढ़ाई लिखाई में एकदम फसड्डी था। यानी जो मेरी छोटी बहन थी, जिसका नाम कैथरीन था, वो पढ़ने लिखने में होशियार थी और मैं उसके समक्ष फिसड्डी माना जाता था। अर्थात छोटी बहन पढ़ने लिखने में तेज थी और मैं उसके समान पढ़ने लिखने में तेज नहीं था। उस समय विभिन्न प्रकार की चीज़ों के संग्रह में मेरी रुचि बढ़ चुकी थी। अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करना मेरी रुचि थी। अर्थात मुझे वस्तुओं का संग्रह करना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं पौधों के नाम जानने की कोशिश करता, जहाँ भी जाता था ये कौन सा पेड़ है, उसको नाम जानने की कोशिश करता और लोगों से पूछता भी था, तब मुझे उस पौधे का नाम भी मालूम हो जाता था। शंख, बिल्लौरी पत्थर, सिक्के और धातुओं के टुकड़े बटोरता था। आपने देखा हो बालू में छोटे छोटे शंख होते हैं, उनको कुछ विशेष पत्थर को सिक्के और धातुओं के टुकड़े में बटोरता रहता था और उन्हें एकत्रित करता था। मुझे अंडे बटोरने का शौक था। यानी जहाँ भी किसी पक्षी का अंडा पाता था तो एक ले आता था, सभी नहीं। लेकिन किसी भी चिड़िया के घोंसले से मैं एक बार में एक ही अंडा उठाता। ये नहीं कि उसका पूरा घोंसले के अंडे ले जाए, उसका परिवार ही नष्ट हो जाए। केवल एक अंडा उठा लाता था। ये क्या था? ये मेरा शौक था। परंतु एक बार में सारे अंडे उठा लाया, लेकिन बोले मैं कभी उन घोंसले के पूरे अंडे नहीं उठाता था। लेकिन एक बार जाने क्या हुआ कि मैं उस घोंसले के संपूर्ण अंडों को ले आया। इसलिए नहीं कि वे बेशकीमती थे, बल्कि महज अपनी बहादुरी जताने के लिए। देखो, मैं पूरा घोंसला उठा लाया। आप एक दो अंडे के लिए करते हैं, तो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए मैं घोंसले के संपूर्ण अंडों को ले आया। डॉक्टर बटलर स्कूल में प्राचीन भूगोल और इतिहास को छोड़कर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। अर्थात मैंने डॉक्टर बटलर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, जहाँ पर प्राचीन भूगोल और इतिहास के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। केवल इतिहास और भूगोल की पढ़ाई होती थी। उस विद्यालय में मुझे पढ़ने के लिए डाला गया। स्कूली शिक्षा के रूप में मेरे पास कुछ खास नहीं था। वही प्राचीन भूगोल और इतिहास, इसके बारे में अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता था। अर्थात उस स्कूल से मेरा विकास नहीं हुआ। तुकबंदी करने पर जोर दिया करता था। यानी किसी गीत के या भजन के तुक बनाया करता था। तुकबंदी करने में मेरा मन लग जाता था।
अपने दोस्तों की तुकबंदियों की नकल कर मैं भाषा के विषय में हाथ साफ कर। अब तुकबंदियाँ करते करते धीरे धीरे मुझे भाषा का भी ज्ञान होने लगा, क्योंकि स्कूल में तो इतिहास और भूगोल पढ़ाई जाती थी, लेकिन सभी साथियों के रहते और तुकबंदी बनाते हुए मुझे भाषा का ज्ञान भी होने लगा। तो स्कूल में ज़्यादा जोर इस बात पर था कि जो कुछ आज पढ़ा है उसे अच्छी तरह घोंट कर याद कर। स्कूल का ये सिद्धांत था कि जो हमने आज पढ़ाया है अच्छी तरह याद करके उसे सुनाना है, नहीं तो दंड दिया जाएगा। तो उसको मैं अच्छी तरह से याद कर लेता था। हाँ, यह काम मैं बखूबी कर लेता था, हालांकि 48 घंटे में विसर भी जाता था। अर्थात मैं खूब अच्छी तरह से याद करता था, किंतु एक दिन पश्चात जब स्कूल पहुंचता था तो उसमें से कुछ अंश भूल भी जाता था। ये कौन कह रहा है? चार्ल्स डार्विन अपने बारे में। यह देखते हुए कि मैं स्कूल में कुछ खास नहीं कर पा रहा, अर्थात जब मेरे पिताजी ने देखा कि विद्यालय में कुछ खास पढ़ाई नहीं हो रही, अर्थात वहाँ केवल प्राचीन भूगोल और इतिहास ही पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ पाते, तो मेरे पिता ने समझदारी दिखाते हुए मुझे कुछ पहले ही स्कूल से हटवा दिया। अर्थात जब पिताजी ने समझा कि मैं स्कूल में कुछ ज़्यादा नहीं सीख पा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे स्कूल से छुड़वा दिया। क्यों? उन्हें मालूम था कि सिवाय इतिहास और भूगोल कुछ पढ़ाने लड़के का कोई विकास नहीं हो रहा है, इस कारण उन्होंने मुझे स्कूल छुड़वा दिया। तो और भाई के साथ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेज दिया। अर्थात जो मेरा भाई था उसके साथ एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जो डॉक्टरी पढ़ाने के लिए थी, तो वहाँ डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज दिया, जाओ वहाँ जाकर पढ़ो और डॉक्टरी सीखो। तो मैं भाई के साथ डॉक्टरी सीखने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ मुझे मानव शरीर शास्त्र पर अध्यापकों के लेक्चर लिए थे। मानव शरीर के बारे में जो वहाँ के अध्यापक थे वो लेक्चर देते थे, लेकिन वो सभी मुझे नीरस रखते थे, अर्थात उसमें कोई रस नहीं था, मुझे मज़ा नहीं आता था उस पढ़ने में। लाख कोशिशों के बावजूद मैं चीर फाड़ की कला नहीं सीख पाया। हमारे अध्यापकों ने बहुत प्रयास किया कि चीर फाड़ करके तुम डॉक्टर बन जाओ, लेकिन मैं विवश था, मेरा मन उस चीर फाड़ में नहीं लगा। उन्होंने कई बार मुझे सिखाया, लेकिन मैं उस चीर फाड़ को नहीं सीख पाया, अर्थात डॉक्टर नहीं बन पाया। गर्मियों की छुट्टियों में निशानेबाजी करने में मुझे विशेष आनंद आता था। निशाना लगाना, कभी बंदूक से, कभी गुलेल से, कभी हाथ से ही पत्थर से निशाना लगाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। यह एक जुनून बन गया, यानी मेरे एक जुनून बन गया कि मैं निशाना लगा सकता हूँ। पिताजी को बहनों ने बता दिया कि मैं फिजिशियन बनने का विचार पसंद नहीं करता। जब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा, मैंने घर में बातचीत की, बहनों को भी बता दिया। तो बहनों ने किसको बता दिया? पिताजी को। पिताजी को बहनों ने बता दिया कि मैं फिजिशियन बनने का विचार पसंद नहीं करता, अर्थात डॉक्टर बनना मुझे पसंद नहीं। अर्थात मेरी सूचना बहनों द्वारा पिताजी को भेज दी गई। अर्थात पिताजी को ये मालूम हो गया कि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पादरी बन जाऊं तो बेहतर होगा। पादरी का मतलब होता है पुजारी, प्रिस्ट। जैसे मंदिरों में जैसे हम लोग पूजा करते पुजारी होता है, गुरुद्वारों में सिख भाई जो करते हैं उनका भी पुजारी होता है, इसी प्रकार ईसाई में जो पुजारी होता है उसे पादरी कहते हैं। बोले इससे अच्छा तुम पादरी बन जाओ, भगवान की पूजा पाठ के लिए संलग्न हो जाओ।
निठल्ला शिकारी बनने से तो यही अच्छा था, अर्थात खाली बैठने से अच्छा तो यही था कि तुम पादरी बन जाओ, कम से कम 10 लोग तुम्हारे पास आएंगे पूजा पाठ करवाने, कम से कम भजन तुम्हारा भगवान में ध्यान लगा रहेगा। तो पादरी बनने का विचार दम तोड़ गया जब मैंने प्रकृतिवादी के रूप में बीगल में काम किया, अर्थात जब मैंने बीगल रूपक को जहाज में काम किया और यहाँ से वहाँ गया, सुंदर दृश्यों को देखा, तो पादरी बनने का ख्याल मैंने छोड़ दिया। अर्थात मुझे पुजारी नहीं बनना था, इस कारण मैं पादरी नहीं बना। विज्ञान में मेरी रुचि बरकरार थी, अर्थात विज्ञान के प्रति मेरा सम्मोहन बढ़ा हुआ था। मैं उत्साह से खनिज बटोरता रहता था, लेकिन बड़े ही अवैज्ञानिक ढंग से। मैं उत्साहपूर्वक खनिज जो भी धातु हमें मिलती थी उसे बटोरता था, उस पर गौर से देखता था और विचार करता था कि धातु किस प्रकार बननी होगी। मैं सिर्फ इतना ही देखता था कि कोई नया खनिज है, कोई नई धातु मिल गई तो उसे मैं उठा लाता था, तो रख लिया। मरे हुए कीट पतंगों को भी मैं बटोरता रहता था, जो मरे हुए छोटे मोटे कीट पतंगे थे उनको भी उठा लाता था। वाइट द्वारा लिखित शैलबोर्न पढ़ने के बाद मैं पक्षियों की आदतों पर ध्यान दिया। यानी वाइट द्वारा लिखित, वाइट एक लेखक थे जिन्होंने शैलबोर्न नामक किताब लिखी, तो शैलबोर्न पढ़ने के बाद मैं पक्षियों की आदतों पर ध्यान देने लगा। किस प्रकार ये साथ रहते हैं, किस प्रकार झगड़ते हैं, किस प्रकार ये दाना चुगते हैं, इन पक्षियों की आदतों के बारे में मैं धीरे धीरे ध्यान दिया। अर्थात उस किताब को पढ़कर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी पक्षियों की आदतों का अध्ययन करूं, और तब मैं लगातार पक्षियों को देखता रहता था और उनकी प्रतिक्रिया पर अपनी नज़र रखता था। और इस बारे में खास बातों को लिखने भी लगा। पक्षी जो जो भी क्रियाएं करते थे उनको एक नोट में लिखता भी था, अर्थात पक्षियों की आदतों के सिद्धांतों को, उनके लड़ने झगड़ने को मैं एक कॉपी में उन्हें नोट करता रहता था। युवावस्था में अक्सर व्याख्यान सुनने चला जाता था। जब मैं युवक हो गया तो अक्सर कुछ सभाओं में जहाँ व्याख्यान या उपदेश दिए जाते थे वहाँ चला जाता था, उनके उपदेशों को सुनता था और सुनकर उनका मनन करता था। कॉलेज में फिसड्डी ही रहा। जब तक मैं कॉलेज में रहा मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा और मैं सबसे पीछे रहा। मुझे बीजगणित के सूत्र बेमतलब ही लगते थे। बीजगणित के सूत्र a² + b² बराबर a + b और a²। तो ये सूत्र मुझे बेमतलब लगते थे, इनके क्या फायदा है। तो बीए की डिग्री जैसे तैसे ले ली। बीए तक तो मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली, भले ही फिसड्डी रहकर भी सही, लेकिन मैं लगातार पढ़ता रहा। भले ही पीछे रहा सबसे, कोई ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली। मैं एक संगीत मंडली में भी जाता था जहाँ संगीत चलता था। यह दूसरी बात है कि ना तो मैं एक भी धुन समझ पाता था और ना ही बजा पाता। संगीत सुनने जाता था, ना मैं किसी संगीत को बजा पाता था और ना उस धुन को समझ पाता था। तो सही तरीके से गुनगुनाना तो मेरे लिए कठिन था। गाना भी ठीक से नहीं गा पाता था, फिर भी पैसे देकर संगीत सुनता और उसमें आनंद लेता। बोले ना तो मुझे संगीत समझ में आता था, ना मैं बजा पाता था, फिर भी मेरा शौक था, मैं पैसे देकर उस संगीत को सुनने जाता था। कैम्ब्रिज में रहने के दौरान जिस उत्सुकता और लगन से भृंगी की पकड़ता था वह मेरे लिए आनंददायक था।
यानी छोटे छोटे पतंगों को पकड़ता था, उसमें मुझे आनंद आता था। मुझे केवल संग्रह करने का जुनून था, अर्थात वस्तुओं को इकट्ठा करने की लगन मुझ में थी और मैं ऐसा कार्य करता था, क्योंकि मैं इन कीटों को चीर फाड़ नहीं करता था। जो डॉक्टर में सिखाया जाता, मैं इन कीटों को चीर फाड़ नहीं करता था। हाँ, इतना जरूर है कि प्रकाशित विवरणों के साथ इन कीटों की बाहरी लक्षण यदा कदा मिला लेता था। बाह्य लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं मिलते, इनमें क्या फ़र्क है, इनके बाह्य अंगों में क्या फ़र्क है, ये मैं उन कीटों के द्वारा मिला लेता था। अर्थात एक दूसरे में क्या फ़र्क है, इसके बारे में जानने की इच्छा रखता था। मैं उनके नाम जरूर रख लेता था, जो भी करता था उनका नाम मैं जरूर लिख लेता था कि ये फलाना कीट है, ये दूसरा कीट है। एक दिन पेड़ पर पुरानी छाल उतारते समय मुझे दो दुर्लभ भृंग दिखाई दिए। जब मैं एक पेड़ की छाल उतार रहा था तो उसमें मुझे दो कीड़े दिखाई दिए। मैंने दोनों को एक एक हाथ में उठाया, यानी इन दोनों को मैंने क्या हुआ, एक एक हाथ में उठाया। तभी मुझे तीसरा भृंग भी दिखाई दिया। अर्थात जब मैं दो दिखाई दिया तो एक एक हाथ में पकड़ा, तभी मुझे तीसरा कीड़ा दिखाई दिया। मैं उसे भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने हाथ में पकड़े हुए भृंग को मुंह में रख लिया। अर्थात उस जो कीड़ा था उसको मैंने मुंह में रख लिया कि दोनों हाथ में फिर पकड़ बताइए। जब दोनों हाथों में रखे हुए थे तो बोले अब तीसरा कहाँ दिखाई दे, तो एक को उन्होंने मुंह में रख लिया कि हम चलो दूसरे हाथ से उसे पकड़ लेंगे। तो दुर्भाग्यवश उस कीट में से कोई तीखा तरल पदार्थ निकला, जिससे मेरी जीभ जल गई और मुझे थू थू करना पड़ा। अर्थात उस कीट ने कोई द्रव पदार्थ निकाला जिससे मेरे मुंह के अंदर जीभ में जलन पैदा हो, जैसे कोई चीज़ जल रही हो। तो उस जलन को महसूस करके मैंने उसे बाहर थूक दिया, उस भृंग को बाहर थूक दिया। अर्थात वो भृंग में कोई जहरीला पदार्थ था जिसके कारण इन्हें जलन महसूस हुई, और जलन महसूस होते ही उन्होंने उस भृंग को बाहर फेंक दिया। मैं इस प्रकार कीटों का संग्रह करने में काफ़ी सफल रहा। देखिए, मुझे इतने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन फिर भी इन कष्टों को उठाते हुए मैंने उन कीड़ों को पकड़ना नहीं छोड़ा। अर्थात मैं कीट पकड़ता ही रहा। तो इसके लिए मैंने दो नए तरीके ढूंढ लिए। कीटों को संग्रह करने के लिए मैंने दो नए तरीके ढूंढ लिए हैं। मैंने एक मजदूर रख लिया था, किराए पर देकर कीटों को पकड़वाता था और उसे मजदूरी देता था। बोले मैं कहाँ तक पकड़ूंगा, तो इन जीवों को पकड़वाने के लिए उसने एक मजदूर रख लिया था जो पैसे देकर काम करता था, जो सर्दियों में पुराने वृक्षों की छालों को काट छाँट कर बड़े थैले में भर लाता था। तो पुराने पेड़ थे, उनकी छालों को काट कर वो एक बड़े थैले में भर कर लाकर मुझे देता था। अर्थात उसी की वो मजदूरी पाता था। उसका काम था पुराने पेड़ों को छालों को काटना और थैले में भरकर मेरे पास लाना। इसकी उसे मजदूरी दी जाती थी। और इसी तरह दलदली इलाकों में सरकंडे और कूड़ा करकट बटोर लाता था। जहाँ दलदली सरकंडे या कूड़ा करकट हो, उनको बटोर लाता था। इस तरह मुझे कुछ दुर्लभ जाति के भृंग भी मिले, अर्थात दुर्लभ जाति के कीड़े मकोड़े भी मिले। कुछ पुरानी छालों में, कुछ जो दलदल से मैंने कूड़े करकट और सरकंडे वगैरह जो लाते थे उनमें भी मिले। जो दुर्लभ जात के थे, अर्थात जिसकी अभी जात का कोई ज्ञान नहीं था, ऐसे कीड़े भी मुझे वहाँ देखने को मिले। शायद किसी कवि को अपनी पहली कविता के प्रकाशन पर भी इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी मुझे उस समय हुई। अर्थात जब मैंने स्टीफन को इलस्ट्रेशंस ऑफ ब्रिटिश इंटेक्शन में यह जादू शब्द लिखे। अर्थात जैसे कोई कवि अपनी पहली कविता लिखता है और उस पहली कविता का ही प्रकाशन हो जाता है,
तो कभी प्रसन्नता के मारे फूला नहीं। अर्थात मेरी लिखी हुई कविता का प्रकाशन हो गया, यह सोचकर वो बहुत ही खुश होता है और खुशी के मारे चारों ओर घूमता रहता है। तो उसी प्रकार मुझे भी प्रसन्नता उस समय हुई जब मैंने स्टीफन की इलस्ट्रेशंस ऑफ ब्रिटिश इंसेक्ट्स में यह जादुई शब्द देखे, सर सीवी डार्विन द्वारा संग्रहित। अर्थात जो मैंने कीड़े मकोड़ों को संग्रह किया था, उनको देखा, उन कीड़े मकोड़ों को देखकर मुझे इस किताब में, किसमें, स्टीफन की इलस्ट्रेशंस ऑफ ब्रिटिश इंसेक्ट्स में जादू शब्द देखी, सर सी डार्विन द्वारा, यानी सर चार्ल्स डार्विन द्वारा संग्रहित। यानी मैंने उस पुस्तक में अपना नाम देखकर, जो मैंने कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए थे, अपना नाम देखकर मैं इतना प्रसन्न हुआ जैसे कवि की कविता यदि पहले ही प्रकाशित हो जाए तो वो प्रसन्न होता है। उसी प्रकार की मुझे प्रसन्नता मिली कि मैंने जब उस पुस्तक में अपना नाम लिखा। लगता है कि भृंगी कीटों के संग्रह को मेरी रुचि में भविष्य ही मेरे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा हुआ था। अर्थात इन कीटों की खोजों के, जो मेरी कीड़ों के प्रति रुचि थी, उसमें लगता था मेरे भविष्य के जीवन की सफलता छिपी हुई है। अर्थात मैं इन्हीं पर शोध कार्य करूँ तो हो सकता है भविष्य में मेरा नाम भी हो, और हुआ भी। आज वो विकासवाद के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, चार्ल्स डार्विन। तो अभी आपने चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा, इस आत्मकथा के द्वारा कुछ अंश आपने सुने। उन्होंने अपने बारे में जो कुछ बताया, किस प्रकार वो वैज्ञानिक बने, इसके लगता है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब मैं पाठ यहीं समाप्त करता हूँ।